नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राग बिहारी में। आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल लेकर आई हैं और इसमें क्या कुछ सामने आया है। मगध, शाहाबाद, सीमांचल की खास तौर पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की कि आखिर अर्श और फर्श पे की बात करने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार एग्जिट पोल में अभी कहाँ हैं। उसके अलावा हम तेज प्रताप की भी बात करेंगे। तो और इन सब बातचीत में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जी बहुत राग धन्यवाद। बिहारी में। जी सर, थैंक शुरू यू। करते हैं प्रशांत किशोर से ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर जनसुराज को 150 से कम सीटें मिली तो उनकी हार मान ली जाएगी। और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो जनसुराज को किसी भी हाल में 150 सीटें मिलती तो नजर नहीं आ रही है। और एक दो सर्वे में तो, या ज्यादातर सर्वे में अगर हम बात करें तो 0 से 5 सीटों का ही अनुमान लगाया गया है। अगर उन्हें अब मतलब कहना यही होगा कि संभावित हार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से ये बात लगातार करते रहे हैं कि अर्श पे या फर्श पे। तो आपका क्या कहना है, आपका अनुमान क्या कहता है? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े क्या सही हैं या संभवतः सही दिख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए मैत्री जी, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर तो हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो आंकड़े तो फर्जी हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक प्रशांत किशोर की पार्टी का परफॉर्मेंस का सवाल है, जो हम लोग जमीन पर देख रहे हैं, 243 सीटों पर देख रहे हैं, वो यही है कि बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया। इसमें कोई मत नहीं है कि दो तीन चीजें हुई है। हम्म। वोटर को टर्नआउट बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भूमिका रही, नो डाउट। लोगों को उन्होंने जागरूक किया, रोजगार को लेकर, प्लान को लेकर, ये सारी चीजें हुई। और वोट परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा प्रशांत किशोर का। हमको लगता है 6-7%, हो सकता है 8% तक चला जाए, उतना वोट उनको मिलेगा। लेकिन सीटों का जहां तक सवाल है, हमको लगता है कि 2-3 सीटों से ज्यादा प्रशांत किशोर को नहीं आना है। सीटों की संख्या उतनी रहेगी, लेकिन जो फायदा हुआ है प्रशांत किशोर को कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में उनको वोट आया है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ा है, पार्टी को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, उनके मुद्दों को रिकॉग्नाइज किया है। और ऐसा लगा कि अभी नहीं तो फिर 30 के चुनाव में या 29 के चुनाव में कुछ अच्छा करेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन जो 25 का चुनाव है, मैत्री जी आपने ठीक कहा कि जो दावा था प्रशांत किशोर का, उस दावे पर पूरी तरह से फेल है। और मामला जो है 5 के नीचे ही रहने वाला है प्रशांत किशोर का। हाँ, तो कौन कौन सी सीट में आपको लग रहा है सर कि कांटे की टक्कर है? और आप जो 2-3 सीट कह रहे हैं कि एटलीस्ट उतना तो जीतेंगे, कौन सी सीट ऐसी है? देखिए, एक सीट तो आप पटना का ही ले लीजिए। दीघा एक सीट है पटना में, जहां से बिट्टू सिंह खड़े हैं जनसुराज से, और बीजेपी से संजीव चौरसिया हैं, जो पहले भी विधायक रहे हैं, और दिव्या गौतम माले से खड़ी हुई है। तो वो सीट पर हमको लग रहा है कि वहां पर अपर एज है जनसुराज पार्टी का, और वो सीट वो निकाल सकती है। क्योंकि जो वोटों की गोलबंदी हुई, जो राजपूत बिरादरी से आते हैं बिट्टू सिंह, वो वोट, बाकी जनता दल यूनाइटेड के कैडर ने भी वहां पर, मैक्सिमम कैडर ने जनसुराज को यानी बिट्टू सिंह को अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वोट कर दिया। तो इन सब वोटों का उनको फायदा हुआ, और हमको लगता है कि वो सीट जो है वो निकाल सकते हैं। और अभी एज अगर मानिए तो एज जनसुराज का ही है पटना जिले में, उस सीट पर उनका। तो इस तरह की और दो सीटें हैं, चंपारण की भी एक सीट है, उसका डिटेल हम बता देंगे आपको। 3 सीटों पर मेरा अनुमान है कि 3 सीटें वो निकाल सकते हैं। लेकिन 5 से ऊपर तो आंकड़ा मैत्री जी जाना नहीं होगा। रितेश पांडे, मनीष कश्यप, जिनकी इतनी चर्चा हो रही थी, उनका क्या है? केसी सिन्हा की इतनी चर्चा हो रही थी, उनकी सीट का क्या है? देखिए, केसी सिन्हा ने बहुत अच्छा किया है, और हमको लगता है कि जो कास्ट वोटों पर एक पैटर्न था बीजेपी का, वो पैटर्न टूटा है। तो जो 2-3 सीटों की चर्चा होती है, हमको ध्यान आ गया, उसमें एक वो सीट भी है, कुम्हरार वाली सीट भी है उनकी। उसमें भी संभावना है कि वो जीत सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप वाली सीट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हमको लगता है कि वो आंकड़ा जो है 10 के आसपास, 10,000 के आसपास का वोट जो है उनको आया होगा। लेकिन वहां पर लड़ाई में वो नहीं है, जनसुराज के वो कैंडिडेट मनीष कश्यप।
जी सर, ये बात क्योंकि लगातार हो रही है प्रशांत किशोर की जीरो पे आउट हो जाएंगे, तो ऐसा पहली बार तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर 6 साल पहले भी अगर हम देखें तो झारखंड विधानसभा का चुनाव था 2019 में, उस वक्त भी प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के बाद कहा जाता था कि वो दूसरे पायदान पे खड़े थे और प्रशांत किशोर को शायद नीतीश कुमार उस वक्त ये चर्चा होने लगी थी राजनीतिक गलियारों में कि उत्तराधिकारी बनाने तक की बात नीतीश कुमार करने लगे हैं। और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के समय हम देखें कि प्रशांत किशोर दोहरी भूमिका में भी थे, उन्हें चुनाव की रणनीति भी बनानी थी और जेडीयू को झारखंड में स्थापित भी करना था। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के अड़ियल रवैये के कारण उस वक्त झारखंड चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था और प्रशांत किशोर नेता और रणनीतिकार दोनों रूप में फेल हो गए थे। इस चुनाव में जेडीयू को 1% वोट भी नहीं मिला था। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार दूसरी बार ये हारने वाले हैं या इस तरह का बस कयास लगाया जा रहा है, इससे उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए जब इस तरह की मौका आता है तो लोग आंकड़े खंगालते हैं, पीछे जाते हैं। आपने यूपी चुनाव का उदाहरण नहीं दिया मैत्री जी, जहां प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के, और वो बुरी तरीके से हार गए और वहां बीजेपी सत्ता में आ गई। आपको ध्यान होगा यूपी में भी यही हुआ था। तो झारखंड अकेला उदाहरण नहीं है, यूपी भी उदाहरण है, बड़ा स्टेट था और बहुत कुछ दाव लगाया था अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर पर, तो वो काम हुआ नहीं, बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से जीत गए। तो वो पुरानी बात हो गई। हम बिहार के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं मैत्री जी, जो आप सवाल कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, उसमें अगर आप कहिए कि जो गेन किया, हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, गेन यही हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी को लोगों ने जाना, उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, उनके मुद्दों को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सीट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। 0 से 3 जो है ही रहेगा उनका, जो हमारे तो पास आंकड़े हैं, आपको क्या उससे लगता ज्यादा है सर, उनको जाना नहीं है। क्योंकि ये झारखंड चुनाव की अगर हम बात करें या इससे पहले हम यूपी चुनाव की बात करें, तो लगातार ये चर्चा क्यों उठ रही है? क्या रीजन, आपको क्या लगता है क्या रीजन रहेगा हार के पीछे? या अगर जीरो पर आउट की बात जब चल रही है तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए रीजन बहुत साफ है। अभी बिहार में जात के नाम पर गोलबंदी होती है, ये सच्चाई है बिहार की। कास्ट लाइन पर लोग वोट करते हैं। प्रशांत किशोर ने ये कोशिश की कि लोग कास्ट लाइन से ऊपर उठें, अपने बच्चों का हित देखें, अपने परिवार का हित देखें। उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब कितना समझे हैं ईवीएम खुलेगा कल पता चलेगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि बहुत लोग इस बात को समझ पाए। कास्ट लाइन पर ही वोटिंग हुई है। दो जो गठबंधन था उनके बीच ही चुनाव हुआ है, लड़ाई हुई है, वोटों का बंटवारा उन्हीं लोगों के बीच हुआ है। प्रशांत किशोर जैसी पार्टी जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाई। ये एक फैक्ट है, यही हुआ है बिहार में, क्योंकि जाति इतनी हावी है कि लोग अपने, अब जात इतनी हावी है मैत्री जी, समझिए कि अगर कोई आरजेडी का कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट अगर कुशवाहा है और बीजेपी में कुशवाहा बहुत सारे लोग हैं तो मैंडेट है, तो उन्होंने फिर आरजेडी को वोट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जात को वोट देंगे, हम दूसरे को क्यों वोट करेंगे। पार्टी लाइन पर वोट नहीं हुआ है बहुत जगह, लेकिन बहुत जगह जात के नाम पर वोट हो गया। जिस जात का कैंडिडेट है उस विधानसभा के ज्यादातर लोगों ने अपने जाति के कैंडिडेट को वोट दिया। वहां उन्होंने पार्टी नहीं देखी, वहां पे कास्ट देखा कि मेरे कास्ट का आदमी खड़ा है तो हमको उसी पे देना है। ये केवल कुशवाहा की बात नहीं है, ये भूमियारों में भी हुआ, राजपूतों में हुआ, दूसरी पार्टियों में भी हुआ कि कास्ट को लोगों ने प्राथमिकता दी पार्टी के ऊपर, मुद्दों के ऊपर। इसीलिए प्रशांत किशोर फेल कर गए। अब आगे उनकी सियासत जो करे, लेकिन फिलहाल तो हम उनको फेल ही मानते हैं। सर, शाहाबाद और मगध की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जितने भी आ रहे हैं सब में, चाहे एक्सिस माई इंडिया हो गया या तमाम जो भी एजेंसियां हैं, उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़े जब जारी किए तो मगध और शाहाबाद में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आई। क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर हम बात करें तो शाहाबाद में एनडीए को 22 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी और मगध क्षेत्र की बात करें तो 26 में से सिर्फ 4 सीट एनडीए के खाते में गई थी।
तो इस तरह से आपको नहीं लग रहा कि एनडीए, मतलब क्या रीजन है कि महागठबंधन, क्या लोगों का विश्वास वहां से उठ रहा है, क्या रीजन है? देखिए, आप जिस आंकड़ों का जिक्र कर रही हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों का, हम उस पर नहीं जाएंगे। जी। ये सही बात है कि शाहबाद में बीजेपी कमजोर रही, एनडीए कमजोर रहा, महागठबंधन वहां मजबूत था, सीटें भी आई। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि बढ़त मिल गया है एनडीए बढ़त को, मिल ऐसी सकती है, कोई हाँ। बात नहीं। एग्जिट पोल हाँ, के कुछ आंकड़े सीटें। जहां तक बताते हैं उसके हाँ, हिसाब से मैं हाँ, बोल एग्जिट पोल तो बहुत कुछ बता रहे हैं। कल उस सच्चाई पता चलेगी, एग्जिट पोल कितना सही था कितना गलत था। जी। लेकिन हम आपको जमीन की बात बताएं, नो डाउट कि कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है महागठबंधन का शाहबाद के इलाके में, मगध के इलाके में, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है जिस पर जो आप ये कह दीजिए कि वहाँ बहुत मेजर झटका लगा है। बहुत हम्म। सारी सीटें हैं। आप जहानाबाद की बात कर लीजिए, जहानाबाद में राहुल शर्मा है हम्म। आरजेडी के कैंडिडेट। हम आज आपके चैनल पर भी कह देते हैं कि वो 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, हो सकता है 20,000 चला जाए। कुर्था हम्म। में सुदय यादव है, लालटेन के, वो चुनाव जीत रहे हैं। घोसी में माले का कैंडिडेट जीत रहा है। एक जो मुकदुमपुर है वहां पर कांटे की लड़ाई है। मतलब चार हम्म। सीटों में, तीन सीटों में तो क्लियर कट एज है महागठबंधन का। तो हम कैसे मानेंगे कि हाँ, औरंगाबाद में जरूर हुआ है। औरंगाबाद में वहां पर एनडीए ने कुछ सीटों पर अच्छा किया है, कुछ हम्म। सीटों पर जो पुरानी स्थिति थी वही बहाल हो गई है। रोहतास के इलाके में, कैमूर के इलाके में भी कहीं ना कहीं एक दो सीट पर वो अच्छा कर गई 20 भोजपुर के तुलना भोजपुर में। के भी लेकिन इलाके की ऐसा नहीं चर्चा है हो कि रही थी। एकदम, हाँ, एक ही एकदम रिजल्ट पलट जा गया है। जहां हम्म। पे महागठबंधन था वहां एनडीए आ गया, जहां एनडीए था वहां महागठबंधन आ गया। ऐसा हम्म। भी कोई सीन मैत्री जी नहीं दिखता है, हमको नहीं दिखता है। एग्जिट पोल हम्म। वाले को दिख रहा है, अच्छी बात है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, जरूर है कि पिछले चुनाव की तुलना में एनडीए ने हाँ। बेहतर किया है शाहबाद में और मगध में। लेकिन बहुत बेहतर किया है ऐसा हम नहीं कर सकते। सर, सीमांचल की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ओवैसी जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसे में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इनमें क्या हाल है ओवैसी का? क्या, क्योंकि हमारे रिपोर्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आमौर सीट भी, जो अख्तर उल इमान की भी सीट है, वो भी निकाल पाना इस बार मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या जानकारी आई है? मैंने सही फीडबैक दिया आपके रिपोर्टर ने। इस बात तो अख्तरुज्जमान भाई भी फंस गए हैं अबोर में, और उनका हम्म। जितना बहुत मुश्किल लग रहा है हमको। देखिए, हम्म। ओबीसी ने बड़ी ताकत लगाई। आपका आपका आकलन सही है। आपके आप भी गई होंगी तो आपने देखा होगा कि कई दफा ओबीसी साहब आए, उन्होंने अपनी बात रखी, कहा भी कि सीमांचल से हमको कोई नहीं हिला सकता है। हम्म। लेकिन दो तीन चीजें निगेटिव चली गई। एक तो पटना में जो आरजेडी के घर पे जा, ऑफिस पे जाके, तेजस्वी के घर पर जाके ये कहना कि आप हमसे गठबंधन करिए ही करिए, मतलब एक दबाव वाली बात जो थी, वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, जब तेजस्वी यादव के एज ए सीएम बनने का ऐलान हो गया कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, तो मुसलमानों को भी लगा कि हम अपने वोट को इधर उधर नहीं करेंगे, हमको भाजपा को रोकना है। और नो डाउट पिछले बार जो मोमेंटम था एआईएम का 20 में, वो 25 में नहीं था। तो देखिए, दो सीटें हैं किशनगंज जिले की जहां पे एआईएमआईएम अच्छी स्थिति में है, वो सीट एआईएम निकाल सकता है। हम्म। एक सीट है कोचा धामन की, जहां हम्म। पर सरवर आलम है, उनको बढ़त बताई जा रही है। दूसरी सीट है बहादुरगंज, जहां पर तौफीक आलम है। यही दो जी। सीट जो है हमको एआईएम की श्योर लग रही है। बाकी अमौर में वो हार रहे हैं। अगर जो आंकड़ा है पिछले चुनाव का 5 सीटों का, वहां तक तो एआईएम को पहुंचना मुश्किल है। ये हम्म। दो सीट जीतने की संभावना है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जीत ही जाएगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा एज कोचा धामन और बहादुरगंज में ओवैसी की पार्टी को है, और ये सीट दोनों वो निकाल सकती हैं। अख्तर उल ईमान को बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार अपनी सीट को निकालना अमौर में। मैत्री जी। सर, तेज प्रताप भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जेजेडी 10 से 15 सीट जीतेगी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल उलट बता रहे हैं। मतलब तेज प्रताप की सीट, क्या आपको लग रहा है कि महुआ से तेज प्रताप क्या कमाल कर पाएंगे इस बार?
देखिए, हमको तो तेज प्रताप की सीट ही फंसी हुई लग रही है, दूसरे सीटों की हम क्या चर्चा करें। हम्म। महुआ में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील किया कि आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, हम्म। आपको केवल देखना है कि कहाँ पे लालटेन है। तो ये जो अपील थी लोगों को भाई कि हाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो हम इधर उधर नहीं देखेंगे। हालांकि राबड़ी देवी ने तेज प्रताप के पक्ष में अपील भी जारी किया, लेकिन लोगों ने सोचा कि तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं तो उसका भी मान रखना चाहिए। तो जितना यादवों का वोट ट्रांसफर होना चाहिए, यानी आरजेडी का जितना वोट ट्रांसफर होना चाहिए तेज प्रताप के पक्ष में, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसका नुकसान तेज प्रताप को हुआ। और जो दूसरी पार्टी है, फायदा हुआ, एलजेपी के कैंडिडेट वहां संजय सिंह हैं, उनको फायदा हो गया। तो अब दो की लड़ाई में तीसरे को वहां फायदा हुआ है। तो हार जीत तो आरजेडी और एलजेपी के बीच में ही होगी। तेज प्रताप तीसरा कोना बना रहे हैं, हार जीत का हम्म। अंतर भी कम होगा महुआ में, लेकिन तेज प्रताप चुनाव जीत जाएंगे इसकी संभावना हमको कम लगती है। लड़ाई जो है वहां पर पिंगलर हुआ है, तीन हम्म। तीन लोग वहां पर मजबूती से हैं। सर मैत्री जी। इसके अलावा एक एक टॉपिक हम और भी छेड़ देते हैं, क्योंकि जेडीयू और एलजेपीआर की आपसी कलह के बीच भी कई बार सामने आई है। कई सीटों पर ऐसा हुआ कि जो जेडीयू के वोटर्स हैं वो एलजेपीआर के लिए उतने मतलब भरोसेमंद नहीं हैं। अगेन जेडीयू के कैंडिडेट्स पे एलजेपीआर के लोग उतना भरोसा नहीं कर रहे। तो ऐसे में कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि शायद एनडीए को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये एक रणनीतिक चूक थी, बीजेपी की कहिए या अमित शाह की कहिए या जेपी नड्डा की कहिए। 29 सीट देना एलजेपी को एक रणनीतिक भूल है। एनडीए अगर कहीं झटका खाएगा, धोखा खाएगा, तो इसी 29 सीटों पर खाएगा। हम्म। नीतीश कुमार नाराज थे 29 सीट देने से, लेकिन 29 सीट दी गई, क्योंकि अमित शाह का अपना ओरिजिनल प्लान यही था कि बीजेपी और चिराग और छोटी पार्टियों को लेकर हम एक सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनाव आगे बढ़ा, बीजेपी भी ये महसूस करने लगी कि बिना नीतीश कुमार के मेरा काम चलने वाला नहीं। और नीतीश कुमार के इस कैडर ने भी समझा कि बीजेपी उसको धोखा दे सकती है, सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि सीएम के नाम का तो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था मैत्री जी। लास्ट लास्ट टाइम तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं नारा बहुत सारा चला, लालटेन ही तीर, तीर ही लालटेन, तीर ही पंजा, पंजा ही तीर। तो चिराग पासवान की सीटों पर यही हुआ। 43 सीटों पर जो नीतीश कुमार को लाया गया, उसके लोग यही जान रहे हैं कि भाई चिराग पासवान के कारण ऐसा हुआ, तो हम चिराग पासवान के कैंडिडेट को क्यों वोट दें। तो चिराग पासवान की मैक्सिमम सीटों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, कैडर ने दिल खोल के वोट नहीं किया। एकदम नौ जो कि फॉर्मेलिटी वाला वोटिंग करना, वो फॉर्मेलिटी वाला वोटिंग हुआ है, जिसका नुकसान हो रहा है चिराग पासवान को बहुत जबरदस्त तरीके से। हमारा जो अपना आकलन है, जो फीडबैक है, जो समझ है, हमको लगता है कि जितनी उनकी लोकसभा की सीटें हैं, अगर उतने ही हम्म। अगर विधायक भी आ जाएं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि चिराग पासवान के लिए मानी जाएगी। 100% स्ट्राइक रेट वाला तो कोई मामला उनका बन नहीं। नहीं रहा है बिहार में। जी। एमएल जितने सांसद हैं 5, अगर उतने ही अगर आ जाए उनको विधायक, तो समझिए कि वो जंग जीत गए चिराग पासवान। जी सर, एक लास्ट सवाल, मोकामा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अनंत सिंह के घर में भी जिस तरह से तैयारी चल रही है जीत की, उसके अलावा हम सूरजभान सिंह के भी घर में देख रहे हैं कि जीत के जश्न की तैयारी चल रही है। डिक्लेरेशन से पहले ही जीत के जश्न की तैयारी चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है मोकामा सीट में, मतलब जिस तरह से 20,000 रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं और भी तमाम तरह ज्यादा की बना है तैयारियां मैत्री जी, हमारे। आप जी, आके 20 आप लाख भी खाइए, दोनों जगह बना है। लेकिन 2 सबसे लाख बड़ा सवाल है रसगुल्ले कि और 50,000 टन दूध आ रहा है, जिस तरह से तैयारियां चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है अनंत सिंह वहां चुनाव, मतलब अभी तक के की जो समीकरण है, आपको क्या लग रहा है कि वहां पे अनंत सिंह को एक्चुअल में जीत का जश्न मनाना चाहिए, या सूरजभान सिंह के घर में वीणा देवी की जीत होगी, जिस तरह से लोग आपको बता रहे हैं वहां पे? देखिए, जश्न की तैयारी है, जश्न कौन मनाएगा ये तो ईवीएम जब खुलेगा तब पता चलेगा। जी। लेकिन आपने सही कहा कि दोनों जगह लड्डू बन रहा है, हाँ। दही आया हुआ है, बहुत भव्य तैयारी है दोनों जगह पर। आपको बताएं कि
जिस दिन वोटिंग हुई थी वहां पर, उस दिन भी शायद आपसे मेरी चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि जो वोट करते थे अनंत सिंह को, धानुक समाज के लोग, हम्म। उन लोगों ने वोट नहीं किया, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड के बाद एक अलग तरह की गोलबंदी वहां पर हुई। जो पीयूष प्रियदर्शी है, धानुक के नेता जनसुराज के कैंडिडेट थे, हम्म। उस बिरादरी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह इस सब चीज के लिए दोषी है, तो उनका ज्यादा वोट प्रियदर्शी जी को और बचा हुआ वोट सूरजभान की पार्टी में गया। जो पहले हर चुनाव में अनंत सिंह को जाता था, वो वहां नहीं जाकर वो वोट इन दोनों कैंडिडेट के बीच में गया। तो वो एक बड़ा नुकसान अनंत सिंह को वहां हुआ। फिर अनंत सिंह जेल भी चले गए, उसका भी नुकसान हुआ। और एक सूरजभान की पत्नी के खड़े होने के बाद लोगों को लगा कि एक लोकल कैंडिडेट हमारे पास आ गई है, तो हम क्यों नहीं आए, लोकल फॉर वोकल वाला मामला वहां चल गया। तो बहुत कड़ा मुकाबला है, क्लोज फाइट है, लेकिन हमारा जो टेक है वो यही है कि सूरजभान को कहीं ना कहीं बढ़त है वहां पर। सूरजभान की पत्नी बीना सिंह कम ही मार्जिन से 5,000 से जीते, 4,000 से जीते, लेकिन वो चुनाव वहां जीत सकती है, अभी तक हमको लगता है। बाकी कल तक का इंतजार आपको भी है, हमको भी है। देखिए किसके जी। लड्डू में कितना स्वाद है, तो कल पता चलेगा। लेकिन जी। फिलहाल पलड़ा सूरजभान सिंह का ही भारी दिखता है हमको, मैथिली इसी जी। नोट पे हम खत्म करते हैं कि किसके लड्डू में कितना स्वाद है, ये कल पता चलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जी बातचीत बहुत करने के लिए। धन्यवाद आपका, जी बहुत धन्यवाद, जी बहुत जी। धन्यवाद। आप सबको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।